कर रहे हैं चैप्टर 7 फंक्शंस। ऑप्शनल है आपके पास ये चैप्टर। कहता है देखो सी प्रोग्राम में हमारे पास एक फैसिलिटी क्या होती है कि हम जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम हो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कहता है इट इज़ ईजियर टू ब्रेक ए डिफ़िकल्ट टास्क इनटू सीरीज़ ऑफ स्मॉलर टास्क। एक जो डिफ़िकल्ट टास्क होती है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और फिर उस टास्क को फिर सब टास्क में तोड़ सकते हैं। तो ये जो हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं टास्क और सब टास्क को, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, और ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास? फंक्शंस। इट इज़ ईजियर टू ब्रेक डाउन ए डिफ़िकल्ट टास्क इनटू ए सीरीज ऑफ स्मॉलर टास्क और सॉल्व दिस सब टास्क इंडिविजुअली इन सी। सच मॉड्यूल्स आर कॉल्ड फंक्शन। ये मॉड्यूल्स हमारे पास क्या बनते हैं? फंक्शन। ये मॉड्यूल्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारे पास क्या फंक्शंस क्या होते हैं? सी लैंग्वेज के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास एडवांटेज ऑफ फंक्शन। एडवांटेज देखो क्या है हमारे पास, इन फंक्शंस की कुछ एडवांटेज है। पहली क्या कहते हैं? इट फैसिलिटेट्स टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक काम चलता है। ऐसा नहीं कि बीच में से कोई भी स्टेप उठा के तुम सॉल्व करना शुरू कर दोगे, नहीं। सी लैंग्वेज जो होती है टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग चलती है, उसमें पहला स्टेप सॉल्व होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस टाइप से सॉल्व होता है। टॉप से लेकर डाउन तक आता है हमारे पास। इन दिस स्टाइल द हायर लेवल लॉजिक ऑफ द overall program is solved first while the detail of each lower level functions are addresses later। कहता है सबसे पहले जो है पूरा प्रोग्राम, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो डिटेल होती है लोअर लेवल फंक्शंस की, वो हमारे पास बाद में दी जाती है। तो हमारे पास क्या होगा इस टाइप में, क्या होगा फंक्शंस का एडवांटेज क्या हुई कि हमारे पास जब प्रोग्राम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास डीबग करना आसान हो जाएगा। कहता है सच प्रोग्राम आर ईजियर टू राइट एंड ईजियर टू डीबग। लिखना भी आसान हो जाता है इनको, डीबग करना भी आसान हो जाता है, मतलब गलती ढूंढना भी आसान हो जाता है। सेकेंड आया द यूज ऑफ फंक्शन ऑल्सो अनेबल्स ए प्रोग्राम टू बिल्ड ए कस्टमाइज लाइब्रेरी ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज रूटीन्स और ऑफ रूटीन्स कंटेनिंग सिस्टम डिपेंडेंट फीचर्स। कहता है हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे पास यूज़ ऑफ फंक्शंस। ये कहता है ये एक प्रोग्रामर को क्या करते हैं, एक अपनी खुद की जो कस्टमाइज लाइब्रेरी है ना उसको बिल्ड करने में भी हेल्प करते हैं। जो रूटीन में हम फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो रूटीन में हम सिस्टम के लिए फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास उसकी एक लाइब्रेरी बना देता है, कस्टमाइज लाइब्रेरी बना देता है, जिसको हम हर प्रोग्राम में बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन का फीचर है, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, लाइब्रेरी हो जाती है हमारे पास, इसे प्रोग्राम बनाना आसान हो जाता है। थर्ड आया इट ऑल्सो प्रमोट्स पोर्टेबिलिटी सिंस प्रोग्राम इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम डिपेंडेंट फीचर्स कैन बी रिटर्न। कहता है हमारे पास इसमें क्या होगा, पोर्टेबल फीचर भी है हमारे पास, मतलब एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम पे भी चला सकते हैं। क्यों? ये सिस्टम से तो होती है इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि एक बात तुमने एक प्रोग्राम एक सिस्टम पे बना लिया तो वो दूसरे पे रन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ये सिस्टम जो होते हैं हमारे पास, सी लैंग्वेज जो है, ये प्रोग्राम जो होते हैं, प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम होते हैं, सिस्टम से इंडिपेंडेंट होते हैं। हर प्रोग्राम हर सिस्टम पे चल जाएगा हमारे पास, और डिपेंड किस पे करते हैं, सिर्फ फीचर्स पे डिपेंड करते हैं। जो इसके फीचर्स है, जो फंक्शंस है, वो एक सिस्टम में भी चलेंगे, वो दूसरे में भी चलेंगे, तो पोर्टेबल होती है, ठीक है। This means that a C program can build on what others have already done। कहता है इसका मतलब क्या है कि C प्रोग्राम जो है ना हम वहाँ से बनाना शुरू कर सकते हैं जहाँ से दूसरे ने बना रखा है, जहाँ से दूसरे ने छोड़ा है। मान लो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, आधा छोड़ दिया, ठीक है, कोई और सिस्टम पे बैठेगा तो उसे दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, वो उसी आधे को कंप्लीट कर सकता है। तो पोर्टेबल होता है हमारे पास, ठीक है। ये ओवरव्यू दे रखा है। ओवरव्यू क्या है, ए फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम सेगमेंट दैट कैरीज आउट ऑफ स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड टास्क। कहता है फंक्शन जो होता है ये अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम होता है, अपने आप में ये एक प्रोग्राम होता है जो कि हर एक स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को परफॉर्म करता है। जो भी हमारे पास कैलकुलेशन होगी, जो भी टास्क होगी, उसको परफॉर्म करेगा। हमारे पास ये क्या है, इन ऑर्डर टू मेक यूज ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन द फॉलोइंग 3 थिंग्स रिलेटेड नीड टू बी एस्टेब्लिश। कहता है एक ओवरव्यू दे रहा है कि हमारे पास कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, कैसे होगा। सबसे पहले वो फंक्शन डेफिनेशन लिखी जाती है, फंक्शन कॉल लिखा जाता है, फिर फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है। फंक्शन डेफिनेशन होती है, सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन कॉल, फिर फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। कहता है कोई भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, कुछ तो सी लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही पड़े होते हैं फंक्शन, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ। कुछ जो है हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं यूज़र
डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरत होती है? फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन डिक्लेरेशन। कहता है द फंक्शन डेफिनेशन इज ए सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम सेगमेंट विच इज रिटन टू डिफाइन द टास्क ऑफ द फंक्शन। कहता है फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है? एक सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम सेगमेंट होता है, किस लिए यूज़ होता है? जो कि विच इज़ रिटन टू डिफाइन द टास्क ऑफ द फंक्शन, जो किस लिए लिखा जाता है? फंक्शन की टास्क को डिफाइन करने के लिए। एंड हाउ इट परफॉर्म दिस टास्क, और ये बताता है कि किस तरीके से टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा। इन ऑर्डर टू यूज़ द फंक्शन वी नीड टू एक्सेस द फंक्शन फ्रॉम सम अदर पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। कहता है अगर हम फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो फंक्शन के यूज़ के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? फंक्शन को एक्सेस करने की भी ज़रूरत होती है। फंक्शन को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करेंगे, कहता है द program or a function that calls this function is referred to calling program। कहता है जो फंक्शन, जो प्रोग्राम जो होता है फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज़ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉलिंग प्रोग्राम। द कॉलिंग प्रोग्राम शुड डिक्लेयर एनी फंक्शन दैट इज़ यूज टू लेटर इन द प्रोग्राम। कहता है कॉलिंग प्रोग्राम को जो है ना पहले डिक्लेयर करना पड़ता है वो फंक्शन जो कि पूरे प्रोग्राम में हमने बाद में भी यूज़ करना हो। कहता है जो प्रोग्राम में हमने जो फंक्शन में हमने जो प्रोग्राम में हमने फंक्शंस यूज़ करने हैं ना उसको पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, चाहे वो पहले यूज़ करने हो चाहे हमें बाद में यूज़ करने हो। इस टाइप की हमारे पास क्या होता है? ये ओवरव्यू दे दिया, इसको हम कह देते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। हमने आइडिया सा दे दिया। अब देखो हमारे पास होता क्या है? फंक्शन डेफिनेशन के अंदर क्या आता है? फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हमारे पास है ये 6 पार्ट। सबसे पहले लिखा जाता है नेम ऑफ फंक्शन, फिर आता है डाटा टाइप ऑफ फंक्शन, फिर आती है पैरामीटर लिस्ट, फिर आता है डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल, स्टेटमेंट ब्लॉक, रिटर्न स्टेटमेंट। देखो जनरल फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले लिखी जाती है फंक्शन की टाइप, फिर लिखा जाता है फंक्शन का नेम, उसके बाद ये हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाती है पैरामीटर लिस्ट, फिर ब्रेसेस स्टार्ट होती हैं। ब्रेसेस स्टार्ट होकर हमारे पास डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन हुई, स्टेटमेंट लिखी जाएंगी, स्टेटमेंट ब्लॉक होता है, लास्ट में जो रिटर्न करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट होती है, और लास्ट में क्या लगती है? ब्रेसेस क्लोज होती है। अब देखो ये हमारे पास क्या होता क्या है? फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, ये 3 चीज़ें हमारे पास, ये जो फर्स्ट लाइन है ना इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर के अंदर क्या आता है? फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट आती है। अब फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या आता है? ये सारी जो ब्रेसेस के अंदर हैं ये हमारे पास क्या कही जाती हैं? फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या आता है? लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन आती है, स्टेटमेंट ब्लॉक आते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट आती है, ये पैरेंथेसिस ये ब्रेसेस जो आई हैं ये इसके बीच का पोर्शन जो है ये होती है फंक्शन की बॉडी, ये होता है फंक्शन की हेडिंग, फंक्शन हेडर बोलते हैं इसको। फंक्शन हेडर के अंदर ये 3 चीज़ें, फंक्शन की बॉडी के अंदर ये सारा चीज़ें। अब आया फंक्शन हेडर की डिटेल बता रहा है। फंक्शन हेडर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स होते हैं। इट कंटेन्स द टाइप स्पेसिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज रिटर्न टू द फंक्शन। क्या है? सबसे पहले हमारे पास फंक्शन रिटर्न फॉलोड बाय फंक्शन नेम एंड ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस दैट मे बी एम्प्टी और मे कंटेन ए सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट। कहता है फंक्शन हेडर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होती है अपने पास फंक्शन हेडर के अंदर फंक्शन की टाइप, फंक्शन का नेम, और होती है पैरामीटर लिस्ट। ये पैरामीटर लिस्ट जो होती है पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाती है, ये खाली भी हो सकती है और इसके अंदर पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। कहता है ये हमारे पास पेयर ऑफ पैरेंथेसिस दैट मे बी एम्प्टी, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस एम्प्टी भी हो सकती है और इसके अंदर हमारे पास आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर भी हो सकते हैं। हेडर डज नॉट एंड विद ए सेमीकोलन। एक बात ये ध्यान रखनी होती है कि जो ये हमारे पास फंक्शन हेडर है ये इसके लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगता। अब फंक्शन हेडर के अंदर देखो क्या क्या है। फंक्शन रिटर्न टाइप, सबसे पहले आती है फंक्शन रिटर्न टाइप। ये देखो फंक्शन की टाइप लिखी जाती है। फंक्शन रिटर्न टाइप क्या होती है? द फंक्शन टाइप रिटर्न टाइप नोन एज फंक्शन टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द वैल्यूज दैट द फंक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न। ये हमारे पास फंक्शन टाइप इसलिए यूज़ होती है, फंक्शन टाइप यूज़ होती है कि फंक्शन का जो हमारे पास जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो हमारे पास आंसर किस में चाहिए? इंट में चाहिए, फ्लोट में चाहिए, डबल में चाहिए। तो ये होती है फंक्शन की टाइप। फ्लोट में चाहिए, डबल में चाहिए, जिसमें चाहिए हम आगे लिखा करेंगे इंट, फिर आगे लिखा करेंगे जो भी फंक्शन है हमारे पास वो। तो इंट, फ्लोट, डबल ये हमारे पास होती है फंक्शन की टाइप। द फंक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न, जो हमें हम ये चाहते हैं कि फंक्शन किस में हमारे को आंसर रिटर्न करे।
तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन टाइप। फंक्शन टाइप पहले डिफाइन होती है। इफ़ द रिटर्न टाइप इज़ नॉट स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड सी विल एज्यूम दैट इट इज़ एन इंटीजर टाइप। कहता है अगर हम ये डिफाइन नहीं करेंगे तो सी उसको ऑटोमेटिकली क्या एज्यूम करेगा कि वो इंटीजर टाइप है, और आंसर जो है हमें इंटीजर टाइप मिलेगा। इफ़ द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग द रिटर्न टाइप इज स्पेसिफाइड एज वॉइड इन सी। कहता है अगर फंक्शन हमारे को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, वॉइड फंक्शन हो जाएगा। वॉइड, नल, एम्प्टी, ये तीनों बातें एक ही होती हैं। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, वॉइड फंक्शन हो जाएगा अपने पास। सेकंड आया फंक्शन नेम। फंक्शन नेम इन एनी वैलिड सी आइडेंटिफायर एंड देयरफॉर मस्ट बी फॉलो द सेम रूल्स अदर वेरिएबल्स नेम इन सी। ये क्या कहता है कि फंक्शन नेम हमारे पास क्या है, कहता है द फंक्शन नेम इन एनी वैलिड सी आइडेंटिफायर एंड देयरफॉर मस्ट फॉलो द सेम रूल लाइक अदर वेरिएबल्स इन सी। फंक्शन नेम जो होता है हमारे पास कोई भी वैलिड सी आइडेंटिफायर होता है। वैलिड सी आइडेंटिफायर मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, इंट्रोडक्शन जब सी का गया था। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, सी लाइब्रेरी के अंदर कुछ जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो पहले ही डिफाइंड होते हैं और उनको बोलते हैं आइडेंटिफायर। कहता है कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं हम, और जो है वो हमारे पास फॉलो करेगा सेम रूल लाइक अदर वेरिएबल्स इन सी। कहता है वो हमारे पास सेम रूल को फॉलो करेगा, जो रूल्स हम बाकी अदर वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं वो उसी के लिए भी यूज़ होंगे। फंक्शन नेम शुड एप्लिट सूट द टास्क ऑफ द फंक्शन। कहता है ऐसा होना चाहिए जो कि उसको सूट करे। मतलब क्या कि तुमने लिख दिया इंट ऐड, यहाँ तो लिख दिया ऐड मतलब ऐड कर रहे हो, और कर रहे हो मान लो सब्ट्रैक्ट, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। इससे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी हमारे पास कि ऊपर तो हमने लिख दिया ऐड, फंक्शन का नाम तो डाल दिया हमने ऐड, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर मीन निकाल रहे हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। कहता है फंक्शन का नेम ऐसा होना चाहिए जो कि फंक्शन को सूट करता हो, जो कि प्रोग्राम को सूट करता हो। ठीक है। हाउ एवर द फंक्शन नेम शुड नॉट बी लाइब्रेरी रूटीन और एन ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड। कहता है जबकि फंक्शन नेम जो है ना कोई लाइब्रेरी रूटीन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें लाइब्रेरी से ही उठाना है, मत उठाओ। कोई अपनी मर्जी से उठा रहे हो तो भी ऐसा उठाओ, तो भी ऐसा ध्यान में रखो कि जिससे रिलेटेड प्रोग्राम बना रहे हो उसी से रिलेटेड उसका नाम होना चाहिए। नेक्स्ट आया फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिस्ट। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होता है, द आर्ग्यूमेंट लिस्ट और पैरामीटर लिस्ट इज ए पेयर ऑफ parenthesis containing the names of the formal parameter of the function। आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होती है या पैरामीटर लिस्ट क्या होती है, कहता है ये हमारे पास पैरेंथेसिस, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाती है। पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ये हमारे पास सी लैंग्वेज में पैरेंथेसिस बोली जाती है। पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाती हैं। कहता है इसके अंदर फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे इंट ए बी सी डी ई एफ, जिस टाइप के जो भी हमारे को वेरिएबल्स चाहिए उनके सिंपली हमारे पास वेरिएबल्स के नाम होते हैं, ए बी सी नोटेशन होती है। तो ये होती है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है। Since they represent an actual input values, they are often referred as formal parameter। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये जो है हमारे पास इनपुट के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि ये इसने एग्जांपल दे रखा है, सम एग्जांपल ऑफ फंक्शन हेडर। सबसे पहले लगाया फ्लोट, फ्लोट हो गई फंक्शन की टाइप। फिर इसने लगाया पावर, पावर हो गया फंक्शन का नाम। डबल एक्स इंट एन, मतलब इसने क्या ले लिया, एक्स जो है हमारे पास वो एक्स और एन जो हमारे पास क्या हो गए, पैरामीटर्स हो गए। किस टाइप के होने चाहिए, एक्स जो है डबल का, एन जो है वो इंटीजर टाइप। मतलब हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं किस टाइप का, पावर निकालने का, जिसमें हमारे पास एक्स जो है वो डबल टाइप का लेना है हमने, और एन जो है वो हमारे पास कैसा होना चाहिए, इंटीजर टाइप होना चाहिए। और आंसर हमारे पास क्या आएगा, फ्लोट आएगा, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू आ सकती है। ठीक है। ये इसने एक एग्जांपल दिया है, हम यही एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है इंट सम, इंट ए इंट बी। यहाँ क्या किया इसने, इंट हमारे पास होगी टाइप, सम हो गया फंक्शन का नाम, ए और बी क्या हो गए, ए और बी पैरामीटर हो गए। किस टाइप के पैरामीटर हैं, इंटीजर टाइप हैं, तो इंट ए इंट बी लगा दिया। मतलब ए और बी की इंटीजर वैल्यू लेगा और उसका सम करेगा। सम आने के बाद जो भी आंसर आएगा वो भी कैसा आना चाहिए, इंटीजर टाइप होना चाहिए। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आया अपने पास फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी क्या कहता है, द फंक्शन बॉडी कंटेन्स द डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन एंड द स्टेटमेंट नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड एक्शन। फंक्शन बॉडी के अंदर क्या होता है, फंक्शन बॉडी के अंदर हमारे पास डिक्लेरेशन होती हैं और स्टेटमेंट होती हैं जो कि सी प्रोग्राम के लिए हमारे पास जरूरी होती हैं। अब देखो डिक्लेरेशन क्या होती है, डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल विच मे बी नीडेड बाय द फंक्शन। कहता है हमारे पास डिक्लेरेशन क्या होती है, लोकल वेरिएबल की होती है जो कि हमें प्रोग्राम बनाने के लिए चाहिए होती हैं, विच मे बी नीडेड बाय द
फंक्शन, जो कि हमारे पास फंक्शन की ज़रूरत होती है या फिर प्रोग्राम बनाने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, दे आर डिक्लेयर्ड एज ऑर्डनरी वेरिएबल लाइक इंट ए, इंट बी एक्सेट्रा। ये हमारे पास डिक्लेरेशन जो होती है सिंपली हम ऑर्डनरी वेरिएबल लेते हैं, जैसे इंट ए, इंट बी, फ्लोट ए, फ्लोट बी, इस टाइप के डिक्लेरेशन जो होती है लोकल वेरिएबल की। नेक्स्ट आया स्टेटमेंट ब्लॉक। स्टेटमेंट ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट विच डू ऑल प्रोसेसेस ऑफ दैट फंक्शन। कहता है स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होती हैं जो कि हमारे पास सीक्वेंस में काम करेंगी, और हर एक जो स्टेटमेंट होगी उसका एक स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल टास्क होती है, उसका जो स्पेशल एक काम होता है जो उसी को ही परफॉर्म करता है। लास्ट में कहता है एक रिटर्न स्टेटमेंट, लास्ट में होती है एक रिटर्न स्टेटमेंट इज़ यूज टू रिटर्न द वैल्यू कंप्यूटेड बाय द फंक्शन। कहता है ये रिटर्न स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है, वैल्यू को रिटर्न करने के लिए जो कि फंक्शन ने कंप्यूट की है, जो भी कैलकुलेशन हुई है उसको रिटर्न करने के लिए, उसको हमें शो करने के लिए, देने के लिए क्या होती है, रिटर्न स्टेटमेंट होती है। इफ़ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू द रिटर्न कैन बी ओमिटेड। कहता है अगर एक फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो रिटर्न कैन बी ओमिटेड, रिटर्न को हम हटा भी सकते हैं। हाउएवर इट इज़ ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू हैव ए रिटर्न स्टेटमेंट इवन फॉर वाइड फंक्शन। कहता है जबकि ये लिखना, रिटर्न स्टेटमेंट लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक अच्छा रूटीन है हमारे पास। कोई भी सी प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो लास्ट में अगर रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं तो एक अच्छी बात है, एक अच्छा प्रैक्टिस है हमारे पास, एक रूटीन है, परफॉर्मेंस एक अच्छी है कि वॉइड फंक्शन के लिए भी हमने लास्ट में क्या लगा दिया, रिटर्न स्टेटमेंट, चाहे वो कोई भी वैल्यू रिटर्न करे या ना करे। ठीक है, देखो ये था हमारे पास फंक्शन बॉडी के अंदर ये आया था ना। सबसे पहले वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन की। वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन सिंपल होती है, इंट ए, इंट बी, फ्लोट ए, फ्लोट सी, कुछ जिस टाइप के हमारे को चाहिए उसी टाइप के होंगे। फिर आती हैं स्टेटमेंट ब्लॉक। स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होती हैं, हर एक स्टेटमेंट का एक स्पेशल काम होता है, जो हम उसका काम होता है वो उसी को ही परफॉर्म करेगा। लास्ट में आती है एक रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है हमारे पास जो भी फंक्शन ने काम किया, जो भी प्रोग्राम के अंदर हमने कैलकुलेशन की, उसको रिटर्न करने के लिए यूज़ होती है रिटर्न स्टेटमेंट। अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाते तो भी प्रोग्राम हमारे पास वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर सी प्रोग्राम की हमने ब्यूटिफिकेशन बनाए रखनी है, उसको अच्छे से करना है, तो लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट लिखो, तो वो हमारे पास क्या करता है, गुड प्रैक्टिस है, एक प्रोग्राम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका है हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट लिखना, चाहे रिटर्न स्टेटमेंट कोई आंसर दे या ना दे हमारे पास। ठीक है, इसने कुछ एग्जांपल दिया है, देखो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2। सबसे पहले इसने लिखा वाइड सम इंट ए इंट बी। वाइड हमारे पास टाइप हो गई, सम हो गया नाम, इंट ए इंट बी हो गए पैरामीटर्स, पैरामीटर्स जो हो गए ए और बी हमने ले लिए, इंटीजर टाइप ले लिए, इंट सी। अब देखो पैरेंथेसिस, ये तो था हमारे पास फंक्शन हेडर। फिर उसके बाद ब्रेसिस से हमारे पास क्या हुआ, ब्रेसिस से हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो गई। इसके अंदर आया इंट सी, हमने सी वेरिएबल डिक्लेयर किया, कैसा, इंटीजर टाइप। फिर सी की वैल्यू लिया ए प्लस बी, मतलब ए और बी का सम कराए, और वो वैल्यू किसको असाइन करेगा, सी को। सो कोई भी स्टेटमेंट ब्लॉक जो होती है एंड होती है किससे, सेमी कोलन से। ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल क्यों कहा, क्योंकि ये पैरेंथेसिस के अंदर, सॉरी ब्रेसिस के अंदर ही लिखे जा रहे हैं। ये सारी क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। फिर आया प्रिंट एफ, प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा सी। ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट में मैंने बताया था आपको, प्रिंट एफ स्टेटमेंट में बताया था कि कैसे लिखी जाती है, सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा सी। सी जो है हमारे पास प्रिंट कराए, कैसा कि परसेंटेज डी जो भी वैल्यू आई है सी के अंदर, सी के अंदर क्या आया हुआ है, सम। सम को दे दे किसको, परसेंटेज डी, इंटीजर टाइप होना चाहिए, रिटर्न करने के लिए लास्ट में हमारे पास ब्रेसेस क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आया रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट कहता है द मेजर एडवांटेज ऑफ द फंक्शन इज दैट दे कैन रिटर्न ए वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। कहता है कॉलिंग फंक्शन, जो भी फंक्शन हमने कॉल किया था उसकी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इसका जनरल सिंटेक्स क्या है, रिटर्न, फिर आता है एक्सप्रेशन। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन भी आ सकता है, वेरिएबल भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है, कोई अदर फंक्शन भी आ सकता है। तो ये होती है रिटर्न स्टेटमेंट का जनरल सिंटेक्स, जनरल फॉर्मेट। रिटर्न किया, ए फंक्शन कैन रिटर्न ओनली ए सिंगल वैल्यू ईच टाइम इट इज कॉल्ड। कहता है एक फंक्शन जो है ना एक टाइम पे एक ही वैल्यू को रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास एक बार तुमने रिटर्न लिखा और सारी वैल्यू रिटर्न कर देगा, तुम्हें सारा ही आंसर आ जाएगा। कहता है एक रिटर्न जो है एक सिंगल वैल्यू के लिए एक बार काम करेगा। हम के फंक्शन कैन रिटर्न ओनली सिंगल वैल्यू ईच टाइम। कहता है एक हर टाइम एक सिंगल वैल्यू ही हमारे को रिटर्न करेगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आया अपने पास
नेक्स्ट आ जाओ इस पे, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन डिक्लेरेशन का सिर्फ ये है अपने पास, फंक्शन डिक्लेरेशन किस लिए यूज़ होती है, जो भी हम सी प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम कौन कौन सा यूज़ करेंगे, डिक्लेयर करना पड़ता है। वो हमारे पास क्या होती है, फंक्शन डिक्लेरेशन। जनरल फॉर्म क्या है इसकी, जनरल फॉर्म है फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट। वही यहाँ देखो फंक्शन की टाइप, ये सारा क्या बन गया, फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन की पहले टाइप लिखी, भाई हम ये वाली टाइप यूज़ करेंगे, ये उसका नाम होगा, इसके ये पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म है हमारे पास। कहता है दिस इज़ वेरी सिमिलर टू फंक्शन हेडर लाइन एक्सेप्ट द टर्मिनेटिंग सेमीकोलन। कहता है ये हमारे पास सब जो है फंक्शन हेडर लाइन के है। फंक्शन हेडर भी तो यही था हमारे पास, लेकिन लास्ट में सेमीकोलन नहीं आता था। अब लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया तो ये क्या बन गई, फंक्शन की डिक्लेरेशन बन गई। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास लोकल एंड ग्लोबल। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, द वेरिएबल्स डिक्लेयर विद इन द फंक्शन आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। कहता है अगर हमारे पास लोकली डिक्लेयर किए जाते हैं फंक्शंस, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, लोकल वेरिएबल्स। जैसे क्या, एक ब्रेसिस हमने ली, ब्रेसिस ओपन से लेकर क्लोज तक, जैसे यहाँ इसने की, तो इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए उसका यूज़ यहीं तक होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स। कि ब्रेसिस के अंदर अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है तो उसका यूज़ ब्रेसिस के अंदर ही होगा, ये होते हैं लोकल। अगर मैं ब्रेसिस से पहले उसको डिक्लेयर कर देती, आई इक्वल पहले लिख देती, तो वो हो जाते हैं ग्लोबल, और उसका यूज़ हम जो है पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं, चाहे ब्रेसिस के अंदर हो चाहे बाहर हो, तो वो हो जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में ये डिफरेंस है। एक डेफिनेशन आई रिकर्शन। रिकर्शन क्या होती है, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसको कह देते हैं रिकर्सन या रिकर्सिव कॉल। रिकर्शन इज ए स्पेशल केस इन विच ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ। अगर एक फंक्शन खुद को कॉल करेगा तो वो बन जाएगा रिकर्शन, और उस फंक्शन को कॉल को क्या कह देंगे, रिकर्सिव कॉल। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है फैक्टोरियल ऑफ एन नंबर। अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है तो वो किस टाइप का हमारे पास कॉल होगी, रिकर्सिव कॉल होगी। हाँ, फंक्शन में सिर्फ इतना ही करना है आपको, यहाँ तक से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इवन 5th और 6th चैप्टर से, ये मैंने ऑप्शनल आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ तक आपकी हो जाती है सेकेंड यूनिट कंप्लीट। अब आप इसको क्लियर करोगे, जो प्रॉब्लम होगी डिस्कस करोगे।